सोचिए कि आप अपने ही क्षेत्र में शक्तिशाली रोमन सेना को हरा दें। स्पार्टाकस ने इसे पूरी तरह से विपरीत परिस्थितियों में प्राप्त किया, सिर्फ एक दास होने के बावजूद। बिना किसी की उम्मीद के स्पार्टाकस ने 70,000 से अधिक भगोड़ों और दासों का एक समूह इकट्ठा किया और रोमन सेना का सामना करने और एक के बाद एक युद्ध जीतने में सफल रहा। इस वीडियो में आपको इस ग्लेडिएटर की पूरी कहानी को जानने का मौका मिलेगा, जिसने रोम की शक्ति को चुनौती दी और अंत में सभी समय के महान योद्धाओं में से एक के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ। प्लूटार्को और अलेक्जेंड्रिया के अपियानो जैसे इतिहासकारों के अनुसार हमें यह पता चलता है कि एस्पार्टाको शायद थ्राकिया में जन्मा था, जो मैसेडोनियन सीमा के उत्तर में स्थित है। एस्पार्टाको का नाम वास्तव में थ्राकिया के एक स्थान का नाम था और उस समय इस बात का आम था कि रोमन गुलामों को उनकी मूल स्थानीयता को दर्शाने वाले नाम दिए जाते थे। जब एस्पार्टाको ग्लेडिएटर बने तो शायद उन्होंने इस नाम को अपनाया, लेकिन उनका असली नाम पता नहीं है। रोमन लोग थ्राकियाई लोगों को अपमानपूर्ण नजरिए से देखते थे, उन्हें बर्बर मानते थे और यह मानते थे कि ऐसे लोग रोमन समाज के जैसे उन्नत समाज में जीने की क्षमता नहीं रखते। हालांकि प्लूटार्को के वर्णन के अनुसार एस्पार्टाको इन थ्राकिया के स्टीरियोटाइप्स से जुड़ा नहीं था। इतिहासकार ने अपनी रचनाओं में दर्ज किया है कि एस्पार्टाको एक व्यक्ति था जिसे अद्वितीय बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से विशिष्ट किया जाता था। साथ ही वहां उन्होंने उनकी ऊंची संस्कृति को भी झांक किया। प्लूटार्को के अपने शब्दों में एस्पार्टाको थ्राकिया से अधिक यूनानी था। तथापि यहां एस्पार्टाको की कहानी में एक अंश थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि उसके जीवन के बारे में थ्राकिया में विश्वसनीय और निश्चित अभिलेख नहीं है। शायद उसने एक गोपाल के रूप में शुरू किया था, लेकिन प्राचीन थ्राकिया में यह एक शांति भरा काम नहीं था। उसे सियारों, भालुओं और डाकुओं से सामना करना पड़ता था, जो शायद उसमें लड़ाई की इच्छा को जगा सकती थी। इस प्रकार एस्पार्टाको ने अपने पशुओं को छोड़ दिया और सैनिक बनने का निर्णय लिया। अलेक्जेंड्रिया के एपियानो द्वारा छोड़े गए लेखों को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने हमें थोड़ी सी जानकारी दी है, केवल इतना कहकर कि एस्पार्टाको एक थ्राकिया था जिसने अपने जीवन के एक समय में रोमनों के खिलाफ लड़ा, उन्हें हराया गया, कैदी बनाया गया और गुलाम के रूप में बेच दिया गया। पुब्लियो अनेल फ्लोरो द्वारा छोड़े गए रिकॉर्ड्स को अगर हम जांचते हैं तो वह हमें बताएगा कि एस्पार्टाको पहले एक रोमन सेनानायक था और उसने सीधे गणराज्य में किसी लेजन में एक सहायक सैनिक के रूप में सेवा की थी। सहायक सैनिक गैर रोमन थे जो हल्के हथियारों का उपयोग करते थे और रोमन लेजेंड्स के साथ लड़ते थे। अगर यह सच है तो यह समझने में काफी साफ होता है कि एस्पार्टाको ने रोमनों के युद्ध की विधि को कैसे विस्तार से जाना, जिसे उसने बाद में उनके खिलाफ अपराधी रूप से उपयोग किया। पुब्लियो फ्लोरो ने वर्णन किया कि एक समय में उसकी सेवा के दौरान एस्पार्टाको को विद्रोह और चोरी के आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसका करियर बर्बाद हो गया और वह अपनी शारीरिक ताकत के कारण एक गुलाम और फिर एक ग्लेडिएटर बन गया। प्लूटार्को ने पुब्लियो फ्लोरो के वर्णन के साथ मिलता जुलता विवरण दिया है, जो इन घटनाओं को और भी मजबूत कर सकता है। इसके अलावा प्लूटार्को ने कुछ अतिरिक्त विवरण भी जोड़े हैं जो एस्पार्टाको की कहानी को थोड़े से अधिक विस्तृत बनाते हैं। उनके अनुसार वास्तव में एस्पार्टाको एक सैनिक था जिसने रोम के मान और गौरव के लिए लड़ा था और एक विशेष समय में, हमें सटीकता से नहीं पता है, उसने विद्रोह किया। लेकिन रोमन इतिहासकार हमें बताते हैं कि वह अकेले नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि उस समय उसकी पकड़ में उसकी पत्नी भी थी। उन्होंने इस महिला को थ्राकिया जनता की एक भविष्यवक्ता के रूप में वर्णन किया है। जैसे ही एस्पार्टाको एक गुलाम बन गए, उन्होंने रोमन समाज के सबसे निचले स्तर पर जाना, क्योंकि गुलामों का जीवन अक्सर दयनीय था। सभी मामलों में यह लोग शताब्दियों डूआई और आईईएस के अभियानों के बाद रोम ले जाए गए थे, जो रोमी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, और उन्हें खेती या ऐसे स्थानों में खनन के लिए निर्धारित किया गया था जैसे सिसिली और इटली के दक्षिण में। उन्हें थका देने वाले काम के लिए रोमन द्वारा विशेष कठोरता से व्यवहार किया जाता था, क्योंकि रोमन समझते थे कि केवल भय और कठोर दमन से ही गुलामों को नियंत्रित किया जा सकता है। रोम में चल रहे कानून गुलामों को संपत्ति मानते थे, न कि व्यक्तियों को, जिसके कारण मालिकों को उनके साथ जो कुछ चाहे करने की अनुमति थी, बिना किसी कानूनी परिणामों का सामना किए। जैसे जैसे कि विभिन्न प्रकार के और गुलामों के विभिन्न स्तर थे, लेकिन सबसे अधिक संख्या बल और कम स्थिति वाले गुलाम जो खेतों और खानों में काम करते थे, वे अत्यधिक कठोर शारीरिक मेहनत की जिंदगी का सामना करते थे।
रोमनों द्वारा गुलामों पर लगाई गई दमन ने अंत में कई समस्याओं का समाधान किया। 135 से 104 ईडॉर्पू के दौरान रोम में 2 बड़ी संकट संदर्भित हुई जो गुलामों के कारण उत्पन्न हुई। ये पहली और दूसरी सेविल युद्ध थे जो मुख्य रूप से सिसिली में हुए। रोजमर्रा की पीड़ा और लगातार दमन से थके 10,000 गुलाम ने रोमन शासन के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया। हालांकि पहली और दूसरी सेविल युद्ध सफल नहीं रहे क्योंकि विद्रोही भले ही संख्या बल वाले थे लेकिन अनुसंधान थे जिससे उनकी जीत की संभावनाएं कम हो गईं। इसके अतिरिक्त जबकि इन घटनाओं ने रोमन संविधान के लिए महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया और उन्हें पूरी तरह से दबाने में वर्षों लग गए, सेनेट ने इन घटनाओं को एक गंभीर खतरा नहीं माना। रोमन सेना की व्यावसायिक और अच्छी तरह से प्रशिक्षित विशेषज्ञ अभियान रोमन राज्य के एक निम्न संगठित जनसमूह के खिलाफ एक असंगठित भीड़ के विपरीत में उनकी सुरक्षा पर निर्भर कर रहे थे। रोमन अधिकारियों की इस अनदेखी बदल जाती थी जब तीसरी सेविल युद्ध शुरू होती थी। एस्पार्टाको ने इस विद्रोह को नेतृत्व देने के लिए सभी विशेषताओं को इकट्ठा किया। रोमन सेना के पूर्व सहायक सैनिक के रूप में उन्होंने अभ्यास किया था कि उन्हें हथियारों का उपयोग करने में कौशल और जोर के साथ लड़ना। अब कानून के दृष्टिकोण से वे एक गुलाम के रूप में उम्र भर दंडित थे। इस परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन लोगों ने उन्हें पकड़ा उन्होंने इसे एक ग्लेडिएटर के रूप में बेचने का निर्णय लिया जिसे रंगमंचों में भीड़ों को मनोरंजन करने के लिए निर्धारित किया गया था। ग्लेडिएटर के रूप में बेचे जाने के बाद एस्पार्टाको और एक समूह पुरुष लेंटुलो बाटियाटो के स्कूल में पहुंचे जिसे कापुआ में शो के लिए ग्लेडिएटरों की प्रशिक्षण देने के लिए जाना जाता था। लेंटुलो विख्यात थे क्योंकि उन्होंने ग्लेडिएटरों को रंगमंचों में युद्ध के लिए तैयार करने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया था। एस्पार्टाको और उनके साथी एक सख्त प्रशिक्षण के अंतर्गत गुजरे जहां उन्होंने युद्ध की तकनीकें सीखी और अपनी कौशल्य सुधारी। हालांकि एस्पार्टाको की आकांक्षाएं सिर्फ ग्लेडिएटर्स के खेल में जीवित रहने से बहुत अधिक थीं। उन्होंने दूसरे ग्लेडिएटर्स के बीच एक गुप्त साझेदारी बनाने शुरू की और उन्हें प्रेरित किया लगभग 200 लोगों को एकजुट होकर रोमन शासन को चुनौती देने और स्वतंत्रता की तलाश में। यह 73 ईएपू का वर्ष था जब एस्पार्टाको ने अन्य 200 ग्लेडिएटर्स के साथ मिलकर कापुआ के प्रशिक्षण केंद्र से भागने का निर्णय लिया। भागने की कोशिश के दौरान उनका पता लगा और उन्हें लड़ने के लिए मजबूर किया गया। रिपोर्ट्स इस बात का संकेत देती हैं कि उनके पास तलवारों और बरसाती जैसे पारंपरिक हथियार नहीं थे, लेकिन उन्होंने खाने के बर्तनों जैसे उपकरणों का उपयोग करके इनकार किया। 200 लोगों में से लगभग 70 व्यक्ति भाग ले गए, ग्लेडिएटरों की हथियारों और कवचों को सावधानी से ले जाते हुए। अब जब वे मुक्त हो गए तो उन्हें जश्न मनाने का समय नहीं था क्योंकि वे गणराज्य द्वारा शिकार किए जाएंगे। लोगों ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया, अपने नेताओं को चुनते हुए। एस्पार्टाको के अलावा 2 गॉलियन पूर्व गुलाम जिनके नाम क्रिक्सस और ओएनोमोस थे, उन्हें चुना गया। उनके अपराधित हथियारों और युद्ध कौशलों से उन्होंने नगर के द्वार पर खड़े गार्डों को अपनी भागने में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद यह सटीकता से कहना मुश्किल हो जाता है कि क्या हुआ क्योंकि स्रोत टुकड़े टुकड़े और अस्पष्ट हैं। तथापि लगता है कि एस्पार्टाको और उनके साथियों ने कुछ सैनिकों से सामना किया और उन्हें हराया। इस जीत के बाद वे कापुआ के आसपास के स्थानों को लूटा। एस्पार्टाको को यह जानकर कि 70 लोग लंबे समय तक विशाल रोमन सेनाओं से नहीं झड़ सकते, उसने कापुआ क्षेत्र में होते हुए और सैनिकों को जोड़ने का प्रयास किया। इसमें सफलता प्राप्त होते हुए उन्होंने अपनी सेनाओं को वेसुवियस पर्वत की ओर वापस ले जाने का आदेश दिया जहां वे मजबूती से अपनी स्थिरता बढ़ाने की योजना बना रहे थे। एस्पार्टाको की भागने की खबर तेजी से फैल गई जिससे आबादी में बढ़ते हुए नंबर के एक ग्रुप को खींचा जाता है जो रोमनों के अधीन गुलामी के स्थान पर भागने का जीवन पसंद करते हैं। इन नए भर्तियों में उन गुलाम श्रमिकों और रोमन समारोहों के दौरान गिरफ्तार किए गए सैनिकों सहित थे। प्रतिक्रिया में रोम ने विद्रोह के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का निर्णय लिया। एस्पार्टाको के अनुयायियों की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के साथ साथ रोमियों के लिए एक और कारण भी था। हमले कैंपानिया में हुए थे जो कि रोम के अमीर और शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए उनके मनोरंजन के लिए पसंदीदा क्षेत्र था। इसके अलावा इस क्षेत्र में विभिन्न गणराज्य की संपत्तियां थीं जिन्हें अपने कल्याण के खतरे को समाप्त करना चाहते थे। इस तरह एस्पार्टाको के विद्रोह को शीघ्र दबाने का निर्णय लिया गया।
और प्रीटर कैयो क्लाउडियस ग्लाब्रो को विद्रोही ग्लेडिएटर्स से निपटने के लिए सेना इकट्ठा करने का कार्य सौंपा गया। हालांकि कायो क्लॉडियस को नियमित लेगियन इकट्ठा करने में कठिनाई हुई। उन्होंने स्थानीय सैनिकों और अनुभवहीन अन्य सैनिकों का मिश्रण भर लिया। उनकी अभाव में भी उनकी सेनाएं बहुतायत में थीं जब वे वेसुवियस पर्वत की ओर निकले, जहां एस्पार्टाको ने अपनी विशेष स्थिति बनाई थी। एस्पार्टाको को एक सीधा सामना के जोखिम के लायक नहीं मानते हुए कायो क्लॉडियस ने एक अधिक संरक्षित रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे पर्वत के सभी निकटतम निकासी को बंद कर दें, जिससे विद्रोही भागने या आपूर्ति प्राप्त करने से वंचित हो जाएं। फिर उन्होंने इंतजार करने का निर्णय लिया, भरोसा करते हुए कि भूख और कमी से वे जल्दी ही आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को अनादरित किया था। जहां एस्पार्टाको के नेतृत्व में थे लोगों को सैन्य प्रशिक्षण की कमी थी, वे बुद्धिमत्ता और चालाकी से पूरा करते थे। उन्होंने एक बहादुराना भागने की योजना बनाई। वेसुवियस की धरों से लताएं और पेड़ों का उपयोग करके उन्होंने रस्सी और सीढ़ियां इम्प्रोवाइज की। इन सामग्रियों ने उन्हें एक असामान्य रैपेल करने की संभावना दी। पहाड़ी की ओर उतरते हुए और वेसुवियस की तलहटी में स्थित होकर, जहां क्लाउडियस की सेनाएं गलती से वेसुवियस के पहुंच के नियंत्रण को हासिल कर लिया था। इन घटनाओं के बाद एस्पार्टाको की सेनाएं जल्दी से पहाड़ी को घेर ली और क्लाउडियस के लोगों को अचानक ध्वस्त कर दिया। इस घराने वाली जीत ने एस्पार्टाको के लिए एक असाधारण क्षण था, जिसने कई वर्षों के गुलामी के बाद रोमनों के खिलाफ तीव्र प्रहार करने का मौका प्राप्त किया। क्लाउडियस के बारे में निश्चितता से कहना मुश्किल है। वेसुवियस में युद्ध के बाद उनका नाम रोमन अभिलेखों से गायब हो गया। दो संभावनाएं हैं, उनकी लड़ाई में मृत्यु हो गई, जो सबसे संभावित संभावना है, या फिर उन्होंने बच निकला, जिसे भविष्य की उल्लेखनीय घटनाओं में अमर बताया गया। एस्पार्टाको की जीत ने उन्हें उनके सैनिकों को रोमन शस्त्र से सजाने की अनुमति दी। साथ ही उनके पास शामिल होने के लिए और बहुत से भागीदारी चाहिए। हालांकि यह सफलता बिना परिणाम नहीं आई। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि फैलती गई, लोग एस्पार्टाको के कारण जुड़ते गए, जिससे उन्हें अपने अनुयायियों को संबोधित करने के लिए लगातार ज्यादा डरावने हमले करने की आवश्यकता हो गई। ठिठांतर ईपू के अंत में जबकि इटली में कम से कम 10,000 ग्लैडिएटर्स थे, तब एस्पार्टाको एक 40,000 से भी अधिक विशाल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इस समूह की शिकारी गतिविधियों ने रोमनों की ओर से एक और अधिक हिंसक प्रतिक्रिया को उत्तेजित किया, जो उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के गुलामों की इस धारा को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। एस्पार्टाको अपने हमलों का प्रमुख रूप से उन क्षेत्रों पर निर्देशित करते थे जहां बेरोजगार गुलाम और गरीब किसान थे, जो पहले ही सब कुछ खो चुके थे। जब वह शहरों की ओर बढ़ते तो अधिकांश अवांछनीय लोग उनके साथ खुले दिल से जुड़ जाते थे, अपने शोषकों की संपत्ति को लूटने में हिस्सा लेते हुए। एस्पार्टाको द्वारा अन्यायपूर्ण बर्बादी का न्याय संगत वितरण उनकी सेना को मजबूती प्रदान करता रहा, जिससे उसकी पंक्तियां और भी मजबूत हुईं। क्लॉडियस के माउंट वेसुवियो पर हार के बाद एक और प्रीटर नियुक्त किया गया था, जो एस्पार्टाको का सामना करने के लिए। इस बार पुब्लियो वारिनियो को कमांड मिली, जिनके साथ फ्यूरियो और कोसिनियो भी थे। वारिनियो ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया और लगभग 2000 लोगों को फ्यूरियो के पास छोड़ दिया। उसके पूर्वज की तरह वारिनियो ने अपने प्रतिद्वंदियों को कम समझा और एस्पार्टाको के लोगों के हाथों एक अपमानजनक हार सही। एस्पार्टाको के लोगों ने सीनोस को गिरफ्तार किया और वारिनियो को लगभग बंदी बना दिया। इसके अलावा वे रोमन सेनाओं से और भी सैन्य उपकरण प्राप्त कर लिए, जिसमें एस्पार्टाको ने एक रोमन मैजिस्ट्रेट की वस्त्र पहन ली। इस जीत के बाद एस्पार्टाको ने अपनी सेना में और भी लोगों को शामिल किया, जिससे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी। कैपुआ में ग्लेडिएटर स्कूल से बचे 70 प्रारंभिक लोगों का समूह एक 70,000 से अधिक योद्धाओं की सेना में बदल गया, जो रोमा के खिलाफ एस्पार्टाको की अभियान में उनका साथ देने को तैयार थे। अल्प्स पार करने के लिए समय पहले ही बहुत आगे बढ़ चुका था, इसलिए एस्पार्टाको ने दक्षिण की ओर बढ़ने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने लुकानिया और ब्रूटियों के क्षेत्रों में अपनी प्राधिकरण स्थापित की। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए एस्पार्टाको ने अपने नियंत्रण में शहरों में सोने और चांदी की प्रवेश को रोक दिया और लोहे के आयात को बढ़ावा दिया और नए भर्तियों के लिए कुशल लोहारों की खोज की गई। उनका उद्देश्य यह था कि वे उत्तर में एक शक्तिशाली सेना के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित सेना के रूप में लौटें। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई,
एस्पार्टाको रोमन संघ के लिए एक गंभीर समस्या बन गए। एस्पार्टाको की जीत के बाद जब वह 70,000 से अधिक सैनिकों के साथ काइयो क्लॉडियस ग्लाब्रो और पुब्लियो वारिनियो को हराते हुए आगे बढ़ने को तैयार थे, उसकी सेना अत्यधिक असंगठित और विचलित थी, जिससे विभिन्न परिस्थितियों में उसके कार्य अप्रत्याशित हो जाते थे। रिवॉल्टियनरी पंक्तियों में विभाजन स्पष्ट हो गया जब एस्पार्टाको और क्रिक्सस, दो मुख्य नेताओं में विवाद शुरू हुआ कि किस रणनीति का पालन किया जाए। एस्पार्टाको ने अपनी सेना को उत्तर इटली में ले जाना चाहा, अल्प्स पार करना और संभवतः थ्रेसिया या गौलिया की ओर बढ़ना चाहा, रोमन संघर्ष से बचने की कोशिश करते हुए। दूसरी ओर क्रिक्सस को दक्षिण इटली के धनी क्षेत्रों का लूट करना अच्छा लगता था और सीधे रोम के खिलाफ बढ़ने की प्राथमिकता दी। यह रणनीतिक विभाजन अलग अलग क्रियाओं में अंतर्भूत कर दिया। एस्पार्टाको ने अपने सैनिकों के साथ तुरियो और मेटापोंटो क्षेत्रों पर हमले किए, जबकि क्रिक्सस ने अपने स्वयं के सैनिकों के साथ लूसियो जेलियो के खिलाफ युद्ध किया। इन अभियानों के दौरान होमस, एक रिवॉल्टियनरी नेता में से एक, की मृत्यु भी एस्पार्टाको के समूह में तनाव को बढ़ाने में योगदान की। अंतर्निर्णय के बावजूद अधिकांश विद्रोही फिर भी एस्पार्टाको का पालन कर रहे थे। सन 72 पूर्व की वसंत में विद्रोही सेनाएं फिर से गति में आईं, अपने शीतकालीन शिविरों से निकलकर उत्तर की ओर बढ़ने लगीं। तथापि रोमन अब इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए निश्चित थे। पब्लियो वेलेरियो पब्लिकोला और क्विंटो कॉर्नेलियो लेंटुलो क्लोडियानो ने संघर्ष करने के लिए एक विशाल सेना जुटाई, जिसका सामना एस्पार्टाको से करना पड़ता था। उनकी सेनाओं को बांटकर एस्पार्टाको और क्रिक्सस अलग अलग रोमन कॉन्सल्स के सामने आए। पब्लिकोला ने क्रिक्सस के खिलाफ आगे बढ़ा, जबकि क्लोडियानो ने एस्पार्टाको के लोगों के खिलाफ बढ़ते कदम रखे। पब्लिकोला ने शुरुआत में क्रिक्सस की ताकतों के खिलाफ सफलता प्राप्त की, रोमन अनुशासन का लाभ उठाते हुए और अपनी सेना में आंकड़ों को पुनर्स्थापित करते हुए। जब उनकी सेना को एक आंशिक हार के बाद क्रिक्सस के खिलाफ उसने डिसिमेशन का भी उपयोग किया। यह निर्दयी उपाय, जिसमें एक कोहोर्ट के हर 10 सैनिक में से एक को उसके सहकर्मियों द्वारा कार्रवाई की जाती थी, रोमन सैनिकों के बीच डर और अनुशासन को मजबूत करने में मदद करती थी, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि अनुशासन भंग और बहादुरी की कमी को सख्ती से सजा दी जाए। एस्पार्टाको का विद्रोह रोम के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बना रहा, जबकि इसे दमन करने की कोशिशें जारी थीं। इन घटनाओं का इतिहास न केवल एस्पार्टाको और उसके अनुयायियों की दृढ़ता को दिखाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि रोमनों ने अपने विशालकाय क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कितनी बर्बरता से कार्रवाई की। एस्पार्टाको और उसके विद्रोह के विरुद्ध रोम के पराजय की कहानी नाटकीय और निर्णायक घटनाओं से भरी हुई है। क्रासो के साथ शांतिपूर्ण निकाय की कोशिश असफल होने के बाद एस्पार्टाको और उसके सैनिकों ने इटालियन प्रायद्वीप को पार करने की कोशिश की, लेकिन केवल इसके लिए रोमन सेनाओं द्वारा घेरे और सिलारो नदी के पास फंसाया गया। इख्यातन ईपू के वसंत में एस्पार्टाको ने अपने सैनिकों के साथ एक अंतिम बेहद आत्मीय हमले में नेतृत्व किया, वीरता से फ्रंटलाइन पर लड़ते हुए, लेकिन उनका अंत में घेरा बंद हो गया और मार दिया गया। उनकी मृत्यु के सटीक विवरण इतिहासी स्रोतों में भिन्न है, लेकिन उनकी बहादुरी और नेतृत्व को उनके विरोधी रोमनों ने भी माना। एस्पार्टाको के विरुद्ध निर्णायक जीत के बाद क्रासो ने बचे हुए विद्रोहियों के प्रति बहुत कम दया दिखाई। उन्होंने विशाल शक्ति का एक क्रूर दिखावा के रूप में विया एपिया के साथ 6000 गुलामों की क्रूसिफिकेशन का आदेश दिया, ताकि भविष्य में किसी भी विद्रोह को रोका जा सके। इस बड़ी पुनर्निर्माण कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि रोमा अपनी प्राधिकरण के खिलाफ चुनौतियों को सहन नहीं करेगी, जबकि क्रासो ने एस्पार्टाको की हार में मुख्य सेनापति की भूमिका निभाई। पोम्पेय ने भी अंतिम बचे हुए विद्रोहियों की पकड़ में मदद की। क्रासो और पोम्पेय के बीच सैन्य महिमा के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, जबकि पोम्पेय ने सियासी श्रेय प्राप्त करने के लिए युद्ध के अंत का पहले ही घोषणा कर दी, जिससे क्रासो को गहरी निराशा हुई। एस्पार्टाको और उसके विद्रोह की कहानी ने एक गहरा प्रभाव छोड़ा, जो शताब्दियों तक गूंजा। रोम से अंतिम हार के बावजूद एस्पार्टाको एक ऐतिहासिक पुरुष बन गए, जो स्वतंत्रता की लड़ाई और दबाव के खिलाफ विरोध को प्रतिष्ठानित करते हैं। उनकी बहादुरी और बलिदान ने अनगिनत साहित्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रचनाओं को प्रेरित किया, जिससे उनकी याद संकल्पशीलता के एक दृढ़ उदाहरण के रूप में स्थायी बनी। एस्पार्टाको का विद्रोह न केवल शक्तिशाली रोमन साम्राज्य की असमर्थता को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया
कि दबे हुए लोग जब स्वतंत्रता के लिए एकजुट होते हैं तो उनमें कितनी ताकत होती है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कहानी ने आगामी पीढ़ियों को प्रेरित किया, जिससे वे दिखा रहे हैं कि दरिद्रता और अन्याय के खिलाफ अधिकार और मानवता की लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। रोम के खिलाफ स्पार्टाकस की अविश्वसनीय कहानी पर हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह सामग्री पसंद आई और आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम आपकी राय जानना चाहते हैं, इसीलिए अपनी विचार और सुझाव नीचे कमेंट में दें। अगली बार मिलते हैं।